हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपके बिहार स्टेट के एग्जाम, टीएसएसपी के एग्जाम, एलटी ग्रेड के एग्जाम और बिहार पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्लास रहेगी। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा हुआ है आप लोगों से कि 8 महीने के एक बच्चे को तेज बार्किंग कफ, जो आपका बार्किंग कफ होता है वो होता है आपकी एक प्रकार की जो खांसी होती है ना बच्चों को, वो हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 8 महीने के एक बच्चे को तेज बार्किंग कफ यानी कि जो एक प्रकार की खांसी होती है वो हो गई है, और बच्चे को खासकर रात में सांस लेने में कठिनाई हो रही है। संभावित रोग निदान क्या हो सकता है, यानी कि अगर हम इस रोग का निदान करेंगे तो इस रोग का हम निदान कैसे कर सकते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट फिस्टूला, सेकंड ऑप्शन है आपका ब्रोंकियोलाइटिस, थर्ड ऑप्शन है अस्थमा एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सामान्य सर्दी। तो आप लोग आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। देखिए, बात हो रही है 8 महीने के बच्चे के खांसी की। तो जो 8 महीने को एक प्रकार के बच्चों को खांसी हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बार्किंग कफ, और बच्चे को क्या होता है, रात में सांस लेने में दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि उसको खांसी बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस संभावित रोग का जो निदान हो सकता है वो ब्रोंकियोलाइटिस के द्वारा हो सकता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक गर्भवती महिला को अचानक तेज पेट दर्द, चक्कर आने और योनि से रक्तस्राव का अनुभव होता है। वह गर्भावस्था के 6ठे सप्ताह में है। उसको क्या हो रहा होगा? ठीक है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको क्या हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और वजाइना से क्या हो रहा है, रक्तस्राव फील हो रहा है। वो उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 6 सप्ताह की है, 6 वीक की है। तो उसको क्या हो रहा है आपको ये बता रहा है। ये किसके लक्षण होते हैं? गर्भकालीन मधुमेह यानी कि गर्भकालीन डायबिटीज के हैं, या स्थानिक गर्भावस्था के हैं, या सामान्य गर्भावस्था के लक्षण है, या गर्भपात है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अस्थानिक गर्भावस्था, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। एक दंपति 1 वर्ष से अधिक समय में गर्भ धारण की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक कपल है जो 1 वर्ष से अधिक टाइम से क्या कर रहे हैं, गर्भ धारण की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। महिला का मासिक धर्मचक्र नियमित है और वो उसकी जनन क्षम अवधि के दौरान असुरक्षित संभोग कर रहे हैं। निम्नलिखित में से संभावित समस्या क्या हो सकती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अंडोत्सर्ग नहीं हुआ हो, सेकंड ऑप्शन है अनियमित मासिक धर्मचक्र, थर्ड ऑप्शन है कम शुक्राणु संख्या एंड लास्ट ऑप्शन है तनाव यानी कि स्ट्रेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि कम शुक्राणु संख्या। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सीमा एक नई मां अपने नवजात शिशु को आहार को लेकर चिंतित है। बच्चा अक्सर रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है। समस्या क्या हो सकती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। जो सीमा है वो क्या है, नई माँ है, अपने नवजात शिशु के आहार को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है। बच्चा अक्सर रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है। समस्या क्या हो सकती है? ऑप्शन दिए हुए इसके, नवजात शिशु के आहार फॉर्मूले को बार बार बदलना, या सेकंड ऑप्शन है दूध पिलाने के बाद बच्चों को डकार ना दिलाना, इसके बाद है आपका गलत स्तनपान लैच, एंड लास्ट ऑप्शन है बच्चे को जरूरत से ज्यादा दूध पिलाना। तो सीमा एक नई माँ है जो अपने नवजात शिशु के आहार को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा रो रहा है और दूध पिलाने के बाद बेचैन दिखता है। तो समस्या क्या हो सकती है, गलत स्तनपान लैच। ठीक है, यानी कि इनकरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग लैच। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 4 सप्ताह का बच्चा दूध पीने के बाद लगातार उल्टी कर रहा है और उल्टी बहिर्वाह प्रतीत होती है। बच्चे का वजन उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ रहा है। चिंता क्या हो सकती है? डकार की कमी, दांत निकलना, गैस्ट्रो
ऑस्फेगल रिफ्लेक्स यानी कि GER जिसे बोलते हैं हम लोग। लास्ट ऑप्शन है आपका अत्यधिक दूध पिलाने यानी कि ओवर फीडिंग। तो 4 सप्ताह का बच्चा है, दूध पीने के बाद क्या करता है, लगातार वो उल्टी कर देता है यानी कि वॉमिटिंग कर देता है। और उल्टी कैसी हो उसकी, उल्टी उसकी बहुवृद्धि यानी कि कंटिन्यू है, जो उसकी वॉमिटिंग है ना कंटिन्यू वॉमिट करता है। तो बच्चे का, और जो बच्चे का वेट है वो भी नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें क्या चिंता हो सकती है, क्या फैक्टर हो सकते हैं इसके, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे गैस्ट्रो ऑसोफेगल रिफ्लेक्स यानी कि GER जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, मातृ मृत्यु दर क्या मापती है। तो जो मातृ मृत्यु दर होती है वो क्या मापती है, आपको ये बताना है। मातृ मृत्यु दर को बोलते हैं हम मोर्टेलिटी रेट मेजर। तो ये क्या नापती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जन्म शिशुओं की मृत्यु की संख्या। सेकंड ऑप्शन है आपका प्रति 1 लाख महिलाओं पर गर्भधारण की संख्या। थर्ड ऑप्शन है प्रति 1 लाख जीवित बच्चों पर मातृ मृत्यु की संख्या। एंड लास्ट ऑप्शन है प्रति 1000 महिलाओं पर प्रसव की संख्या। तो बात हो रही है आपकी किसकी, बात हो रही है मातृ मृत्यु दर की यानी कि मोर्टेलिटी रेट की। तो ये क्या नापती है, ये नापती है आपकी प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जन्म दर के लिए सही कथन क्या है। जन्म दर क्या होती है, जन्म दर होती है आपका क्या, बर्थ रेट। तो बर्थ रेट के लिए सही स्टेटमेंट क्या है आपका, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है जीवित जन्मों की संख्या प्रति 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या। जीवित जन्मों की संख्या या प्रजनन आयु वर्ग में 1000 विवाहित महिलाएं। थर्ड ऑप्शन है आपका जीवित महिलाओं की संख्या बटे प्रजनन आयु समूह में 1000 महिलाएं। एंड लास्ट ऑप्शन है जीवित जन्मों की संख्या प्रति किसी विशिष्ट आयु वर्ग में 1000 महिलाएं। तो आप लोग इसमें राइट आंसर बताइए क्या, कि बर्थ रेट के लिए एक राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा। तो बर्थ रेट यानी कि जन्म दर के लिए सही कथन होगा वो होगा आपका जीवित जन्मों की संख्या बटे 1000 अनुमानित मध्य वर्ष जनसंख्या। तो ऑप्शन एक इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पर संस्कृतिकरण का तरीका नहीं है। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है इसलिए क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़िएगा। ऐसा रहो फ्लो में आप क्वेश्चन तो पढ़ जाओ पर क्या नहीं पढ़ रहा भूल जाओ। तो कौन सा आपका परिसंस्कृतिकरण का तरीका नहीं है यानी कि एक्चुअलिटेशन का तरीका नहीं है। ऑप्शन में है सामाजिक परिवर्तन, विजय, औद्योगिकरण एंड व्यापार और वाणिज्य। तो आपका जो संस्कृतिकरण का तरीका होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, औद्योगिकरण होता है, व्यापार और वाणिज्य भी होता है। क्या नहीं होता है, तो विजय नहीं होता है। इस विजय को इंग्लिश में हम बोलते हैं कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, किस नाम से जानते हैं हम इसको, क्वेस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार वैध विवाह की एक शर्त है। यानी कि आपको ये बताना है हिंदू विवाह एक्ट के अनुसार जो एक वैध विवाह की एक शर्त है वो क्या हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वैलिड मैरिज की क्या एक शर्त होती है। ऑप्शन में है परिवार शादी के लिए तैयार हो, दूल्हा और दुल्हन परस्पर समझदार है, दूल्हा दुल्हन का पहले से संबंध है। एंड लास्ट ऑप्शन है वर और वधु चचेरे भाई बहन नहीं होने चाहिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वर और वधु जो है ना वो चचेरे भाई बहन नहीं होने चाहिए। ये आपके मॉमडन यानी कि मुस्लिम विवाह अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है, पर हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार ये वैध विवाह की एक शर्त नहीं मानी जाती है। ठीक है, यानी कि एक वैध विवाह की एक शर्त होती है कि जो वर और वधु है वो भाई बहन, चचेरे भाई बहन भी नहीं होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटक क्या है। तो आपको ये बताना है कि क्या किसके पॉपुलेशन ग्रोथ के जो महत्वपूर्ण घटक है वो क्या है। ऑप्शन में जन्म और मृत्यु दर, शहरीकरण और मृत्यु दर, लिंग अनुपात और जन्म दर। एंड लास्ट ऑप्शन है परिवार का आकार और जन्म दर। तो जनसंख्या वृद्धि के जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो है जन्म और मृत्यु दर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।
ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का जो लेवल है ना क्वेश्चंस का, वो थोड़ा डिफिकल्ट टू मॉडरेट है, इजी क्वेश्चन आज नहीं रखे गए हैं। तो क्वेश्चन है आपका, कौन सी सामाजिक संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की मूल इकाई के रूप में कार्य करती है? तो कौन सी ऐसी सामाजिक संस्था होती है जो सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की मूल इकाई के रूप में कार्य करती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सांस्कृतिक समूह, सेकंड ऑप्शन है परिवार, थर्ड ऑप्शन है मित्र समूह एंड लास्ट ऑप्शन है आपका औपचारिक समूह। तो कौन सी सामाजिक संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं की मूल इकाई के रूप में जो कार्य करती है वो होता है आपका परिवार यानी कि फैमिली। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है, पति पत्नी के तलाक के अधिकार को किस सामाजिक कानून द्वारा मान्यता दी गई है? तो जो हस्बैंड और वाइफ के बीच जो डिवोर्स होता है ना, उसके अधिकार को किस सामाजिक कानून के द्वारा मान्यता दी गई है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है आपके दहेज निषेध अधिनियम 1961, विशेष विवाह अधिनियम 1954, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक विवाह अधिनियम 1872 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो जो आपके हस्बैंड वाइफ के बीच डिवोर्स के अधिकार को सामाजिक कानून द्वारा मान्यता दी गई है, वो दी गई है हिंदू विवाह, वो दी है विशेष विवाह, किसमें? वो दी गई है विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। जैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि दहेज निषेध अधिनियम कब आया? तो दहेज निषेध अधिनियम कब आया? 1961 में आया। इसी तरह विशेष विवाह अधिनियम कब आया? 1954 में आया। सामाजिक विवाह अधिनियम कब आया? 1872 में आया। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1955 में आया। तो इससे आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं इस क्वेश्चन से, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन है आपका अगला कि जिस परिवार में केवल पिता माता और उनके बच्चे हों उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे कौन सा परिवार है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे हों? तो ऐसा कौन सा फैमिली कहलाती है, आपको ये बताना है। विस्तारित परिवार कहलाती है यानी कि एक्सटेंड फैमिली, न स्थानीय परिवार कहलाती है यानी कि नियो लोकल फैमिली, संयुक्त परिवार कहलाती है जॉइंट फैमिली, या एकल परिवार कहलाते हैं यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। तो जिस परिवार में केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं वो कहलाती है आपकी एकल परिवार यानी कि न्यूक्लियर फैमिली। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है? तो आपको ये बताना है जो किशोर न्याय क्या होता है, एक्ट होता है ना आपका, तो इसके अनुसार किशोर की परिभाषा क्या है? ऑप्शन में है 19 साल से कम आयु का लड़का और 21 साल से कम आयु की लड़की। सेकंड ऑप्शन है 18 वर्ष से कम उम्र का लड़का और 20 साल से कम उम्र की लड़की, या 16 साल से कम उम्र का लड़का और 18 साल से कम उम्र की लड़की, या 17 साल से कम उम्र का लड़का और 19 साल से कम उम्र की लड़की। तो आप लोग इसमें राइट आंसर बताइए कि आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जो किशोर न्याय अधिनियम आया था ना, उसके अनुसार जो किशोर की परिभाषा थी वो पहले बताई गई थी आपकी कि 16 साल से कम उम्र का लड़का और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके पहले के अकॉर्डिंग है, तो ये पहले के अकॉर्डिंग चल रहा है, अभी इसमें नया अपडेट कुछ भी नहीं आया हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में किसने परिभाषित किया है? यानी कि आपको ये बताना है कि समाज को सामाजिक संबंधों का जाल किसने बताया है। ऑप्शन में मैकाइवर और पेज ने बताया है, थंडल और पेज ने बताया है, रियोट और थंडर ने बताया, या गिडिंग्स और रियोट ने बताया। तो समाज को सामाजिक संबंधों के जाल के रूप में बताया है मैकाइवर और पेज ने। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक रोग विज्ञान का कार्य समाज की असामान्य या रोगात्मक स्थितियों का अध्ययन करना है? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूं, एक बार आप देखिए। किसने परिभाषित किया कि सामाजिक रोग विज्ञान का कार्य क्या है? सामाजिक रोग विज्ञान का कार्य समाज की असामान्य या रोगात्मक स्थितियों का अध्ययन करना है। ये किस वैज्ञानिक ने कहा?
जॉन डगलस ने कहा, मरे ने कहा, मूलर ने कहा या दुर्खीम ने कहा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, दुर्खीम। तो सामाजिक रोग विज्ञान का कार्य समाज की असामान्य रोगात्मक स्थितियों का अध्ययन करना है, ये दुर्खीम ने कहा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आप लोगों को अपना कमेंट सेक्शन में लास्ट में स्कोर जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन से परिवर्तन भौगोलिक कारकों के कारण होते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो आपको ये बताना है कौन से परिवर्तन ऐसे होते हैं जो भौगोलिक कारकों के कारण होते हैं, वो सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन में नई सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं, प्रति व्यक्ति आय होती है, नई टाउनशिप और वास्तुकला होता है, या पेट्रोल चालित मशीन का नया मोड़ होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि नई टाउनशिप और वास्तुकला। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों पर बल दिया? तो किसने सामाजिक परिवर्तन के लिए यानी कि सोशल चेंज के लिए किस पे आर्थिक कारकों पर बल दिया है? ऑप्शन में है बेबर, कॉम्टे, स्पेंसर एंड मार्क्स। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मार्क्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो मार्क्स ने क्या किया है, सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारकों पर बल दिया, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत से स्टूडेंट का कहना था कि मैम बहुत इजी क्वेश्चन कराती हैं, तो आपके जो क्वेश्चन है ना वो ऐसे फ्रेम किए गए हैं जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट है। इसे आप लोग प्रैक्टिस करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन है आपका, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य क्या है? तो आपको ये बताना है कि सोशल कंट्रोल का एम क्या है। ऑप्शन में है समाज के लिए कानून बनाना, व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, या व्यक्तियों के लिए सख्त नीतियां बनाना, एंड लास्ट ऑप्शन है समूह में व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करने के लिए। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो बात हो रही है सामाजिक नियंत्रण की यानी कि सोशल कंट्रोल की। तो जो सोशल कंट्रोल का एम होता है वो होता है व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए। किसके लिए? व्यक्तिगत व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, यानी कि टू कंट्रोल इंडिविजुअल बिहेवियर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक कारक का उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो किसके लिए अनियोजित सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक कारक का एग्जाम्पल है? ऑप्शन में लोकतंत्र है यानी कि डेमोक्रेसी जिसको हम बोलते हैं, समाज में एक महिला की स्थिति है, या बाढ़ और भूकंप है, या राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो बात हो रही है एक अनियोजित सामाजिक परिवर्तन। तो जो आपका अनियोजित सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक कारक के रूप में आ जाता है वो आ जाएगा क्या, वो हो जाएगा आपका बाढ़ और भूकंप। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से फिक्स नहीं होते हैं, यानी कि ये प्री प्लान नहीं होते हैं, ये तो ऑटोमेटिक आते हैं। ठीक है, तो सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक कारक मतलब ये होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि क्या हो जाएगा, बाढ़ और भूकंप यानी कि फ्लड और अर्थक्वेक। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, पानी में घुलनशील विटामिन की हानि से बचने के लिए खाना बनाते समय आप क्या उपाय कर सकते हैं? तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका पानी में घुलनशील यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन, एक होता है आपका वसा में घुलनशील यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन। पानी में घुलनशील विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका विटामिन बी, एक होता है विटामिन सी। और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो आपके 4 टाइप्स के हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो आपको ये बताना है जो पानी में घुलनशील विटामिन की हानि यानी कि जो विटामिन बी और सी की हानि होती है ना, तो खाना बनाते समय इनसे बचने के लिए आप कैसे उपाय कर सकते हैं? ऑप्शन में है भोजन को बार बार गर्म करना, सेकेंड ऑप्शन है खुले मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना, थर्ड ऑप्शन है जब संभव हो तो प्रेशर कुकर का उपयोग करें, लास्ट ऑप्शन है आपका तलने से पहले भोजन को लेपित करना। तलने से पहले भोजन को लेपित करना यानी कि जब आप लोग जो बेसन वगैरह में डिप करके फ्राई करते हो ना, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है।
खुले मिट्टी के बर्तन को प्रयोग करोगे तब भी जल में घुलनशील जो विटामिन होंगे वो नष्ट होंगे। भोजन को बार बार गर्म करेंगे तब तो और ज्यादा नष्ट होंगे। तो इसमें एक ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जब संभव हो तो प्रेशर कुकर का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुख्य सेविका को किस कार्यक्रम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए? इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो मुख्य सेविका होती हैं तो किस कार्यक्रम के तहत अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए उनको? एकीकृत बाल विकास योजना के तहत, यानी कि इसको हम बोलते हैं ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम या राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि एकीकृत बाल विकास योजना के अंतर्गत करना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, ब्लॉक स्तर पर, परियोजना स्तर पर, ठीक है, क्या है आपका? ब्लॉक स्तर पर और क्या है? परियोजना स्तर पर। ICDS परियोजना का समग्र प्रभारी जो होता है ना, वो कौन होता है? ऑप्शन में मुख्य विकास अधिकारी यानी कि चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं CDO। सेकंड ऑप्शन है आपका चिकित्सा अधिकारी यानी कि मेडिकल ऑफिसर। थर्ड ऑप्शन है खंड विकास अधिकारी, जिसको हम बोलते हैं BDO बोलते हैं, जिसको हम ना ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो होता है आपका खंड विकास अधिकारी। एंड लास्ट ऑप्शन है बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि CDPO, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? CDPO बोलते हैं ना, ये होता है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। तो ब्लॉक स्तर पर परियोजना स्तर पर जो ICDS परियोजना का समग्र प्रभावी होता है ना, वो होता है आपका, कौन होता है? CDPO होता है, यानी कि बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन ICDS परियोजना की एक प्रशासनिक इकाई है? तो आपको ये बताना है ICDS की कौन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है सामुदायिक पोषण कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास खंड, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ICDS परियोजना की एक प्रशासनिक इकाई होती है ना, वो हो जाती है आपकी सामुदायिक विकास खंड यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, ICDS योजना के लाभार्थी कौन है? तो आपको जो ICDS होता है ना, ICDS की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ICDS से तो क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इसके जो लाभार्थी होते हैं ना, वो कौन होते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 6 से 10 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे और बांझ महिलाएं, 8 से 10 वर्ष के बालक और वृद्ध व्यक्ति, शिशु पिता स्तनपान कराने वाली महिलाएं, या 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो जो ICDS योजना के लाभार्थी होते हैं वो होते हैं 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार द्वारा ICDS योजना किस वर्ष विकसित की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा जो ICDS योजना थी ना, किस वर्ष विकसित की गई थी, आपको ये बताना है। इसका क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिया था। ऑप्शन है 1985 है, 1975 है, 1965 है एंड 1948 है। तो इसका आंसर आप सबको पता है कि ICDS की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब? 1975 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण परिवार के आकार की अनुमानित परिणाम की गणना करने के लिए किस प्रजनन दर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, यानी कि पूर्ण परिवार के आकार की अनुमानित परिमाण की गणना करने के लिए किस प्रजनन दर का यानी कि किस फर्टिलिटी रेट का हम यूज करेंगे? ऑप्शन में है कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट, या कुल वैवाहिक प्रजनन दर, टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट। थर्ड ऑप्शन है प्रजनन दर, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका गर्भावस्था दर यानी कि प्रेगनेंसी रेट। तो जो पूर्ण परिवार के आकार की अनुमानित परिणाम की गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुल प्रजनन दर यानी कि
टोटल फर्टिलिटी रेट का यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी स्थापित करने के लिए जनसंख्या को शामिल करने के लिए क्या मानदंड है। क्वेश्चन क्या है आपका, ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में एक आंगनबाड़ी स्थापित करने के लिए जनसंख्या को शामिल करने के लिए क्या मानदंड है। ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन है 400 से 800, 100 से 350, 150 से 200 एंड लास्ट ऑप्शन है 150 से 300। तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में एक बात हो रही है आंगनबाड़ी की, आंगनबाड़ी स्थापित करने के लिए जो जनसंख्या होनी चाहिए 400 से 800 तक, यानी कि 400 से 800 तक। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और आपके आज के मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आपका बन रहा है। क्वेश्चन है आपका, यदि गर्भवती महिला को पिछले 3 वर्षों के भीतर टीटी का टीका नहीं लगाया जाता है तो उसके टेटनस टॉक्साइड की कितनी खुराक डोज दी जानी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि यदि गर्भवती महिला को, एक कोई प्रेग्नेंट लेडी है, उसको पहले 3 वर्षों के भीतर टीटी होता है आपका टेटनस टॉक्साइड, इसका टीका नहीं लगाया गया तो उसे टेटनस टॉक्साइड यानी कि टीटी की कितनी खुराक दी जानी चाहिए, 4, 2, 3 या 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि उसको 2 खुराक देना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस माध्यम से सामाजिक रोग विज्ञान को उजागर किया जाता है, यानी कि जो सोशल पैथोलॉजी होती है ना उसको किस माध्यम से, क्या हो जाएगा आपका, किस माध्यम से उसको उजागर किया जा सकता है। ऑप्शन में है सामाजिक सर्वेक्षण, सामाजिक समस्याएं, सामाजिक तनाव या सामाजिक सुरक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि सोशल सर्वे करके सामाजिक रोग विज्ञान को उजागर कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, समाजशास्त्र की वह शाखा जो रोग और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संबंध का वर्णन करती है क्या कहलाती है। क्वेश्चन क्या है आपका, समाजशास्त्र, समाजशास्त्र तो आप सब लोग जानते हैं सोशियोलॉजी होती है, तो सोशियोलॉजी की वह शाखा जो रोग और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संबंध का वर्णन करती है वह क्या कहलाती है, आपको ये बताना है। सामाजिक सर्वेक्षण कहलाती है, सामाजिक रोग विज्ञान कहलाती है, सामाजिक तनाव कहलाती है या सामाजिक सुरक्षा कहलाती है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामाजिक रोग विज्ञान कहलाती है, यानी कि सोशल पैथोलॉजी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, विटामिन की पहली खुराक या खुराक को हम बोलते हैं डोज, किस उम्र में दी जानी चाहिए। तो जो विटामिन की पहली खुराक है ना वो किस उम्र में दी जाती है वो बतानी है आपको, 12 महीने में, 9 महीने में, 6 महीने में या 3 महीने में। तो जो विटामिन की पहली खुराक है वो दी जाती है पहली खुराक 9 महीने में। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, बीसीजी का टीका यदि जन्म के समय नहीं दिया जाता है तो किस उम्र तक दिया जा सकता है। बीसीजी का टीका आपका किससे बचाता है, बीसीजी का जो टीका होता है ये जन्म के तुरंत बाद देना चाहिए। अगर बाई चांस नहीं दिया जा सकता, ठीक है, तो किस उम्र तक दिया जा सकता है आपको ये बताना है। ऑप्शन में 1 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 2 वर्ष तक या 4 वर्ष तक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 1 वर्ष तक हम बीसीजी का टीका दे सकते हैं। और जो बीसीजी का टीका होता है ये आपका टीबी रोग से बचाता है, जिसको हम तपेदिक या राज्य क्षमा या मृत्यु के कप्तान के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, फल काटते समय आप किस बात का ध्यान रखेंगी, उन्हें धोए नहीं, फ्रीजर में स्टोर करें या काटने से पहले उन्हें धो ले या काटने के बाद उन्हें धो लें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, तो फल काटते समय अगर उन्हें धोया ही नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो उसमें जम्स लगे ही रह जाएंगे, हम जम्स को खा लेंगे। फ्रीजर में स्टोर करें ये भी कोई जरूरी नहीं होता है। काटने से पहले उन्हें धो ले ये आपका सही है, क्या है, काटने से पहले फलों को धो लिया जाए तो ये प्रोसेस हमारा ठीक होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
और काटने के बाद उन्हें धोएंगे तो उनके विटामिन मिनरल जो भी होंगे ना वो सब नष्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, दालों में कौन सा रसायन पाए जाते हैं जो शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं? तो आपको बताना है कि दाल यानी कि पल्सेस में कौन से ऐसे केमिकल पाए जाते हैं जो पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिशन की उपलब्धता पर, अवेलेबिलिटी पर क्या डालते हैं, प्रभाव यानी कि इफेक्ट डालते हैं। ऑप्शन में है आपके एन एनहाइड्रेजेस, एसीटेट, फाइटेट्स एंड लास्ट ऑप्शन है ग्लाइकोलिक एसिड। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइटेट्स। तो दालों में क्या होते हैं, फाइटेट्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो क्या कार्य करते हैं, जो शरीर में कुछ पोषक तत्वों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, डीप फ्राई करते समय वसा में घुलनशील विटामिन की हानि से बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? डीप फ्राई आप लोग जानते हो, जो डीप फ्राई होती है ना, डीप फ्राई जैसे आप लोग पूरी वगैरह तल के निकालते हो, पकौड़े सेकते हो ना, वो होती है आपकी डीप फ्राई। और जो सैलो फ्राई होती है, सैलो फ्राई में होता है आपका जैसे पराठा सेक रहे हो हल्का सा ऑयल लगा के, तो वो होता है आपका सैलो फ्राई। और डीप फ्राई में हम क्या करते हैं, एकदम तेल में डुबा डुबा के उसको क्या करते हैं, तलते हैं। जैसे पूरी सेकना, पकौड़े तलना, ये सब हो जाएगा डीप फ्राई में। तो क्वेश्चन है आपका, डीप फ्राई करते समय वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के की हानि से बचने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? भोजन को बार बार तलेंगे, लंबे समय तक तलेंगे, उच्च तापमान पर तलेंगे यानी कि हाई टेम्परेचर पर तलेंगे, या तलने से पहले भोजन को लेपित कर लेंगे। तो भोजन को बार बार तलेंगे तो ये तो हमारा खाना मतलब ऑयली ज्यादा ऑयली हो जाएगा, नुकसान करेगा, हेल्थ के लिए नुकसान करेगा। लंबे समय तक तलेंगे, ये भी गलत ऑप्शन है हमारा। हाई टेम्परेचर पर तलेंगे, अगर हम हाई टेम्परेचर पर तलेंगे तो आप लोगों ने देखा होगा जब हम ऑयल को गर्म करते हैं ना तो उससे एक धुआं निकलने लगता है ब्लैक ब्लैक कलर का, वो होता है एक्रिलिन के द्वारा होता है। ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा मतलब नुकसानदायक होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका एक ही है कि तलने से पहले भोजन को क्या कर लेंगे, लेपित कर लेंगे। तो इससे हम क्या हो सकते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन से की हानि से बच सकते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, चावल पकाने के दौरान विटामिन बी की हानि को रोकने के लिए आप माताओं को कौन सा कदम सुझा सकते हैं? यानी कि चावल को पकाने के दौरान विटामिन बी की हानि को रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? चावल को ज्यादा रगड़े और धोए नहीं। सेकंड ऑप्शन है, चावल को अधिक मात्रा में पानी में पकाएं। चावल को अच्छी तरह रगड़ कर धो लें, या धोने के पहले इस्तेमाल किए गए पानी को फेंके नहीं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है, आपको राइट आंसर बताना कि धोने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को फेंके नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग चावल को धुलते हो ना, तो चावल में जो चावल की गंदगी होती है, पहले जो व्हाइट व्हाइट कलर का झाग टाइप का निकलता है, वो मार निकलता है चावल को। वो हेल्थ के लिए बेनिफिट तो होता है पर नुकसानदायक भी उतना ही होता है। तो ऐसा हम नहीं करेंगे। चावल को अगर अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोएंगे तो उसके सारे विटामिन निकल जाएंगे। चावल को अधिक मात्रा में पानी में पकाएंगे तो चावल एकदम गल ही जाएंगे, चावल का फिर हलवा बन जाएगा, चावल नहीं बनेंगे। हाँ, चावल को ज्यादा रगड़े या धोए नहीं, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी के लिए आवश्यक व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है? ठीक है, आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन है आपका, प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी के लिए आवश्यक व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है आपका, ग्रामीण के लिए 2550 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2250। सेकेंड ऑप्शन है, ग्रामीण के लिए 2500 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2200। थर्ड ऑप्शन है आपका, ग्रामीण लोगों के लिए 2450 और शहरी लोगों के लिए कितना, 2150। लास्ट ऑप्शन है, ग्रामीण के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 21000। तो प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी के लिए आवश्यक व्यय को गरीबी रेखा के रूप में परिभाषित किया गया? तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ग्रामीण लोगों के लिए कितना, 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
क्वेश्चन है आपका खाना पकाने से कौन सा फायदा नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है तो ध्यान से पढ़िएगा। तो खाना पकाने में कौन सा फायदा नहीं है, ठीक है, यानी कि कौन सा बेनिफिट नहीं है। भोजन को पचाने में आसान बनाता है। सेकंड ऑप्शन है भोजन में पोषक तत्व बढ़ाता है, भोजन का स्वाद बढ़ाता है या अभिरुचि बढ़ाता है। अभिरुचि होती है आपकी जो प्लेटेबिलिटी होती है ना, उसको बोलते हैं अभिरुचि। तो भोजन पचाने में आसान बनाता है, ये बात तो एकदम ठीक है। अगर क्या हो जाएगा, खाना हम पकाएंगे तो भोजन हमें पचाने में आसान बनाता है, तो ये तो एकदम सही है, हमसे क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। भोजन का स्वाद बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, ये भी हो जाएगा हमारे से। खाना अगर पक जाता है तो क्या हो जाता है, उसमें टेस्ट एकदम अलग ही आ जाता है। अभिरुचि बढ़ाता है, ये भी सही है। क्या नहीं है, तो वो हो जाएगा भोजन में पोषक तत्वों को बढ़ाता है, तो ये ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा नेगेटिव है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, वृद्ध माता पिता और उनके वयस्क बच्चों के बीच में होने वाले संघर्ष को क्या कहा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, जो क्या हो सकता है, वृद्ध माता पिता और उनके वयस्क बच्चों के बीच में होने वाले संघर्ष को क्या कहा जा सकता है। यानी कि ओल्ड पेरेंट्स एंड एडल्ट चिल्ड्रन के बीच जो आपका क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनको क्या कहेंगे, ये बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है पीढ़ीगत संघर्ष कहेंगे, यानी कि इन जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट, या पीढ़ी संघर्ष कहेंगे, या अंतर पीढ़ीगत संघर्ष कहेंगे, या इंट्रा पीढ़ीगत संघर्ष कहेंगे। बात हो रही है वृद्ध माता पिता और उनके वयस्क बच्चों के बीच होने वाले संघर्ष को हम जानते हैं अंतर पीढ़ीगत संघर्ष, यानी कि किस नाम से जानते हैं हम इनको, अंतर पीढ़ीगत संघर्ष के नाम से जानते हैं। इसको कहा जाता है इन जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का कारण क्या है। तो भारत की हमारी पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसका तीव्र कारण, वृद्धि का कारण क्या है। पूर्व यौनारंभ है, यानी कि अर्ली प्यूबर्टी है, या निम्न जीवन स्तर है, यानी कि लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, या हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, यानी कि उच्च जीवन स्तर, या आपका क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी कि औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही उच्च जीवन से है, ना ही पूर्व यौनारंभ से। तो इसका जो कारण है वो है निम्न जीवन स्तर से, यानी कि क्या हो जाएगा, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या आंकड़ों में क्या जनसांख्यिकी संकेत तक शामिल है। तो आपको ये बताना है, जो जनसंख्या आंकड़े होते हैं ना, इसमें क्या जनसांख्यिकी संकेत, यानी कि जो डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो क्या शामिल है। ऑप्शन में है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, जन्म दर, या लिंगानुपात। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लिंगानुपात को बोलते हैं हम सेक्स रेशियो। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनगणना में जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो जो आपकी भारतीय जनगणना होती है ना, तो यानी कि इंडियन सेंसस, तो इसमें जनसंख्या घनत्व को, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में है प्रति हेक्टेयर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग मीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या प्रति गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो भारतीय जनगणना में जनसंख्या घनत्व को कैसे परिभाषित करेंगे हम, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, चर घातांकी वृद्धि दर के बारे में क्या सत्य है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो आपका चर घातांकीय वृद्धि दर होता है ना, यानी कि एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ ग्रोथ रेट, तो इसके बारे में क्या सत्य है, यानी कि क्या ट्रू है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में वृद्धि जो समय के साथ घटती जाती है, वृद्धि जो गुजरते समय के साथ रुक जाती है, वृद्धि जो गुजरते समय के साथ धीमी हो जाती है, या वृद्धि जो गुजरते समय के साथ तेजी से बढ़ती है। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें कि राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। बात हो रही है आपकी चर घातांकी वृद्धि दर के बारे में, यानी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के बारे में। तो ये जो होता है ना, ये आपका क्या चर घातांकी वृद्धि दर। तो इसमें जो वृद्धि जो गुजरते समय के साथ तेजी से बढ़ती, इसी को हम कहते हैं चर घातांकी वृद्धि दर।
तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की प्रजनन दर को जनसांख्यिकी संकेतों के किस आंकड़े में शामिल किया जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, क्या क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की प्रजनन दर को जनसांख्यिकी संकेतों के किस आंकड़े में शामिल किया जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन में जनसंख्या का विस्तार, जनसंख्या आंकड़े, जनसंख्या का घनत्व एंड लास्ट ऑप्शन है आपका महत्वपूर्ण आंकड़े। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि महत्व आंकड़े। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे विटल स्टैटिक्स। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है। तो आपका जो थायराइड हार्मोन होता है ना, इसके संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपके कैल्शियम है, आयोडीन है, पोटेशियम है एंड लौह तत्व है। तो बात हो रही है थायराइड हार्मोन के लिए, तो इसके लिए आवश्यक होगा आपका क्या, आयोडीन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, WHO ORS का एक पैकेट कितने पानी में घोलना चाहिए। ये आपका थोड़ा इजी क्वेश्चन है, पर मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गड़बड़ करते हैं अक्सर। तो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ORS का एक पैकेट कितने पानी में घोलना चाहिए, आपको ये बताना है। ऑप्शन में है 1000 मिलीलीटर, 750 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर एंड 250 मिलीलीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, वो हो जाएगा 1000 मिलीलीटर में जो ORS का एक पैकेट आता है ना, उसको इतने पानी में घोलना चाहिए, यानी कि 1000 मिलीलीटर के पानी में एक पैकेट को घोलना चाहिए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन और सॉल्ट। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निष्क्रिय टीकाकरण के लिए निम्नलिखित में से किन संपादकों का उपाय किया जाता है। किसके लिए, निष्क्रिय टीकाकरण के लिए, यानी कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए किसका यूज करते हैं। ऑप्शन में है मानव इम्यूनोग्लोब्यूलिन का, सेकेंड ऑप्शन है निष्क्रिय टीके का और जीवित टीके का, या टॉक्सोइड्स का। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो निष्क्रिय टीकाकरण के लिए जिन संपादकों का हम उपयोग करते हैं वो होता है क्या, मानव इम्यूनोग्लोबिन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि को क्या कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि को क्या कहते हैं। जनसंख्या ये दर है आपकी, क्या है, जनसंख्या दर बढ़ रही है, नहीं आपका देरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका देर। तो जनसंख्या देर से बढ़ रही है, या जनसंख्या का शीघ्र विस्तार हो रहा है, या जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, या जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो किसी निश्चित समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या में अचानक वृद्धि, क्वेश्चन में की पॉइंट छुपा हुआ है, क्या हो रहा है, अचानक वृद्धि हो रही है। तो जब बहुत ज्यादा वृद्धि होती है तो उसको कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा आपका मिनरल आवश्यक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में कैल्शियम है, सोडियम है, आयोडीन है, लौह तत्व है। तो ये तो सबको पता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है, आपका लौह तत्व यानी कि आयरन आवश्यक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से, यानी कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है। आज का जो मॉक टेस्ट था उसका लेवल आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। इजी क्वेश्चन जो होते हैं आज के मॉक टेस्ट में नहीं रखे गए थे। तो कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए, और जो भी सजेशन हो आपका वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।